नमस्कार, मैं दीपक गर्ग आपका स्वागत करता हूं जीके विद दीपक गर्ग यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैं आपको राजस्थान का इतिहास में रणथंभौर के चौहान पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने आपको देखो सर्वप्रथम पढ़ाया था संस्थापक कौन है। रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र, जिसने 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। उसके बाद राजा बना वल्लन देव, उसके बाद बना बाघभट्ट, फिर ठीक है इसके बाद बना शासक हमीरदेव चौहान। अब हमीरदेव चौहान के पिता का नाम जैत सिंह, माता का नाम हीरा देवी। मांडलगढ़ से कर वसूला परमार भोज को भी हराया था, ठीक है। और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कुल 17 युद्ध किए थे, उनमें से 16 में विजय रहे। और इनका एक दोहा मिलता है कि सिंह सवन सतपुरुष वजन कदली फलत कबार, त्रिया तेल हमीर हट छड़े न दूजी बार। ये इनके लिए मिलते हैं, ठीक है। फिर इनके युद्धों के ऊपर आए तो युद्ध इनका जो पहला होता है हमीर का और जलालुद्दीन खिलजी का होता है। जलालुद्दीन खिलजी जो पहला युद्ध होता है वह होता है 1290-91 के मध्य, जिसमें जाइन दुर्ग की रक्षा करते हुए गुरदास सैनी मारा जाता है, ठीक है। फिर होता है 1192 ईस्वी में, जिस युद्ध में रणथंभौर पर ये आक्रमण करते हैं, वापस आते हैं तब, और ये दुर्ग को तो फतह नहीं कर पाते हैं जलालुद्दीन खिलजी, और कहता है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज जो हम आगे पढ़ना है वह पढ़ना है हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के युद्धों को पढ़ना है। किसके युद्धों को पढ़ना है? हमीरदेव चौहान जो रणथंभौर का अंतिम व प्रतापी शासक है, उनके और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुए थे, उनको हम पढ़ेंगे, ठीक। टॉपिक कौन सा चल रहा है? रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान, ठीक है। इसमें हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? हमीरदेव और अलाउद्दीन को मैं एक ही लिख देता हूं, अलाउद्दीन खिलजी। याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी एक के। अब सोचना मत कि भाई एक के क्या है। हमीरदेव चौहान और एक के अलाउद्दीन खिलजी। देखो इनके मध्य एक युद्ध नहीं हुआ था, 3 युद्ध हुए थे। युद्धों को हम जरूर पढ़ेंगे। उनसे पहले हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि इन दोनों के मध्य युद्ध का कारण क्या था। कुछ युद्ध का कारण तो हो तब युद्ध होगा। तो इनके देखो युद्धों के कारण मिलते हैं 3-4, मैं आपको बता देता हूं। जो पहला कारण मिलता है वो सब युद्धों का कॉमन कारण है साम्राज्य विस्तार नीति। कौन सा? साम्राज्य विस्तार नीति, अलाउद्दीन की साम्राज्य विस्तार नीति, ठीक। दूसरा कारण हमीर का कर ना देता, हमीर का कर ना देना, ठीक है। हमीरदेव चौहान कर ना देता था अलाउद्दीन खिलजी को। रणथंभौर दुर्ग दिल्ली के पास होना या दिल्ली के नजदीक होना। चौथा, जलालुद्दीन खिलजी का परास्त होना, जलालुद्दीन का परास्त होना, ठीक है। पांचवा, मोहम्मद शाह को शरण देना, मोहम्मद शाह को शरण देना। अब आप सोचोगे ये चारों तो आपको याद समझ में आ गया, ये एक क्या है? मोहम्मद शाह को शरण देना, ये इसके बारे में तो मैंने कहा बताया ही नहीं। तो इनकी स्टोरी है, देखो क्या था इनके युद्ध का कारण कि मोहम्मद शाह को अगर शरण देना युद्ध का कारण माने तो ऐसी क्या स्टोरी रही थी। तो इनकी 2 स्टोरी आती है। पहली तो मिलती है देखो हमीर महाकाव्य के अनुसार, हमीर महाकाव्य के अनुसार एक स्टोरी मिलती है मोहम्मद शाह की, और दूसरी जो है वह मिलती है हमीर हट के अनुसार। तो पहली मैं आपको बताता हूं हमीर महाकाव्य के अनुसार। देखो हमीर महाकाव्य के अनुसार क्या होता है कि अलाउद्दीन की सेना गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटने जाती है तथा वापस आ रही होती है। मोहम्मद शाह इस वक्त गुजरात को लूटने ही गया है सोमनाथ मंदिर को, ठीक है। यह भी अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति होता है, मंगोल नेता होता है ये मोहम्मद शाह, ठीक। ये वापस आ रहे होते हैं
तो इनको लूट के धन के बंटवारे के लिए इनमें आपस में अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना होती है, जो सोमनाथ से मंदिर के जो लूट कर सोना लाए थे उसके बंटवारे के लिए बहस हो जाती है। यह बहस किनके इनके मध्य होती है? एक तो होता है इसमें अलाउद्दीन खिलजी के दो मुख्य सेनापति हैं, जिनका एक का तो नाम मिलता है नुसरत खां। ये याद कर लेना आप, हर जगह आएंगे ये, नुसरत खां और उलुग खां। देखो एक गुट तो ये बन गया और एक गुट बना मोहम्मद शाह का। देखो मोहम्मद शाह, इन दोनों के मध्य बहस होने लगी कि भाई मैं इतना लूंगा और तू इतना लेगा। तो इसमें उलुग खां ने मोहम्मद शाह से कहा कि मुझे 1/5 चाहिए। कुल जो हमने धन लूट के लाया है उसका 1/5 हम दोनों को चाहिए। मोहम्मद शाह ने देने से मना कर दिया, तो मोहम्मद शाह आ गया। मोहम्मद शाह ने मना कर दिया, दोनों के मध्य युद्ध होने वाला था। तो मोहम्मद शाह पूरा सोना वगैरह लेकर अपनी सेना को लेकर भाग कर आ गया हमीर देव चौहान की शरण में। किन की शरण में? हमीर देव चौहान की शरण में। ये किस में लिखा हुआ है? हमीर महाकाव्य में। देख शरण में आ गया। उलुग खां, नुसरत खां गए हो गए अलाउद्दीन के पास कि उसने तो जो सोना था वो तो हमीर देव चौहान के पास है, क्योंकि वहाँ चला गया है मोहम्मद शाह। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने मांगा होगा हमीर देव चौहान से कि भाई हमारा ये दुश्मन है, इसने हमारा सोना लेकर फरार हुआ है, आप हमें दे दो। लेकिन इनकी मैंने आपको आदत बताई थी कि हट एवं शरणागत की रक्षा के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि अगर इनके दरबार में कोई आ जाता है रक्षा मांगने के लिए तो मरते दम तक ये मतलब मर जाएंगे, लेकिन उसको शरणागत की रक्षा करेंगे। तो इस कारण ये बोलते हैं कि नहीं, मेरे उसूल है कि शरणागत की रक्षा के लिए आया तो मैं इसकी रक्षा जरूर करूंगा। तो इस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने इन पर आक्रमण किया होगा। यह लिखा हुआ है हमीर महाकाव्य के अनुसार। हमीर हट के अनुसार क्या मिलता है? तो हमीर हट के अनुसार मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी की एक बेगम थी। अलाउद्दीन खिलजी की एक बेगम थी जो किस कास्ट की थी? जो थी मराठा। अलाउद्दीन खिलजी की मराठा बेगम, जिसका नाम मिलता है छिमना और मोहम्मद शाह के मध्य प्रेम संबंध था। क्या था? अलाउद्दीन खिलजी की मराठा बेगम छिमना और मोहम्मद शाह के मध्य प्रेम संबंध था। इस बात का पता लगता है अलाउद्दीन खिलजी को, और मोहम्मद शाह को भी पता लगता है कि हम दोनों का पता लग गया है अलाउद्दीन खिलजी को। तो मोहम्मद शाह भाग कर आ जाते हैं हमीर देव चौहान की शरण में। तो अलाउद्दीन मोहम्मद शाह की मांग करता है, हमीर देव चौहान मना कर देते हैं। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी इन पर आक्रमण करता है। ये थे मुख्य कारण अलाउद्दीन का रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के। ठीक, तो अब हम पढ़ते हैं पहला युद्ध। इनके मध्य 3 युद्ध हुए थे। सारे युद्धों को पढ़ेंगे, इनमें से सर्वप्रथम पढ़ते हैं पहला युद्ध। जो पहला युद्ध है उसका नाम मिलता है हिंदुवाट घाटी का युद्ध। हिंदुवाट घाटी युद्ध। इन 2 युद्धों में तो हमीर देव चौहान नहीं होता है, नहीं, 2 युद्धों में अलाउद्दीन खिलजी नहीं होता है, तीसरे युद्धों में आता है तथा दुर्ग का पतन कर देता है ये। तो पहला हुआ हिंदुवत घाटी का युद्ध। अलाउद्दीन खिलजी अपने 3 सेनापति भेजता है, उनको बड़ी सेना तैयार करता है 3 सेनापतियों के नेतृत्व में। और जो 3 सेनापति होते हैं अलाउद्दीन खिलजी के, उनका नाम मिलता है, एक तो उलुग खां, मैंने आपको बताया था, उलुग खां, नुसरत खां तथा एक और है अलप खां। ठीक, इन तीनों के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजता है रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए। यहां से हमीर देव चौहान अपने कुछ सेनापति भेजता है, जिनका एक का नाम मिलता है भीम सिंह, दूसरे का नाम मिलता है धर्म सिंह। बहुत ताकतवर होते हैं ये दोनों, भीम सिंह और धर्म सिंह। दोनों युद्ध करते हैं, इन दोनों के युद्ध होता है आपस में। ये अलप खां क्या करता है? पहाड़ियों में छिप जाता है रास्ते में। क्यों छिपता है मैं आगे बताऊंगा। दोनों के मध्य युद्ध हुआ। उलुग खां और नुसरत खां परास्त हुए और दिल्ली भाग गए। अलप खां क्या करता है? इस जो प्रथम युद्ध होता है उसमें हमीर की विजय होती है, हमीर की विजय। और मैंने कहा था कि अब क्या है, भीम सिंह और धर्म सिंह जीत तो गए, अब वापस आएंगे दुर्ग में। अब रणथंभौर दुर्ग में आते वक्त क्या होता है, भीम सिंह चल रहे थे पीछे, धर्म सिंह चल रहे थे आगे, और अलप खां छिपा हुआ था पहाड़ियों में। जैसे ही लगा कि धर्म सिंह बहुत आगे है, भीम सिंह पीछे है, तो अलप खां ने भीम सिंह पर आक्रमण कर दिया। किसने किया आक्रमण?
अलप खान ने भीम सिंह पर कर दिया तथा भीम सिंह को यह मार देता है। ये जिस मैदान में मारता है उस मैदान का नाम है हिंदुवाट घाटी। इस कारण इस युद्ध का नाम है हिंदुवाट घाटी का युद्ध। ठीक है, जो यह प्रथम युद्ध हुआ था वह हुआ था 1299 ईस्वी में। प्रश्न आ जाए कि हिंदुवाट घाटी का युद्ध कब हुआ, तो 1299 ईस्वी में। किसकी विजय हुई? हमीरदेव चौहान की। इसमें से अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन कौन थे? उलूग खान, नुसरत खान, अलप खान। हमीरदेव की तरफ से कौन लड़े थे? भीम सिंह, धर्म सिंह, जिसमें भीम सिंह मारा गया था। ठीक है, अब इनके सेकंड युद्ध की बात करते हैं। प्रथम युद्ध तो हमने पढ़ लिया, अब इनका सेकंड युद्ध। सेकंड युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी वापस एक बड़ी सेना तैयार करता है। क्या करता है? अलाउद्दीन खिलजी एक बड़ी सेना तैयार करता है और यह है द्वितीय युद्ध है। द्वितीय युद्ध, बड़ी सेना तैयार करता है और बड़ी सेना भेजी है अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली से। और यहाँ से हमीरदेव चौहान ने अपने कुछ सेनापति भेजे हैं। कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक तो भेजता है हमीरदेव खुद के भाई को, जिसका नाम मिलता है वीरम, सेना अध्यक्ष रतिपाल और रणमल, और एक जाजदेव और एक मंगोल नेता मोहम्मद शाह इनके साथ ही होता है। तो मोहम्मद शाह को भी युद्ध के लिए भेजते हैं। मोहम्मद शाह को, और मोहम्मद शाह के साथ दो और सैनिक होते हैं जिनका नाम मिलता है तीचर और वेचर। 1 2 3 4 5 6 7 सातों को भेजता है हमीरदेव चौहान, जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना आई थी उनसे लड़ने के लिए। और सेकेंड युद्ध में भी हमीरदेव की विजय होती है। हमीरदेव चौहान की विजय। मैंने आपको कहा था कि इन्होंने अपने जीवन में कुल 17 युद्ध किए हैं, उसमें से 16 में विजय रहे, तो ऑब्वियसली इन दोनों में तो विजय रहेंगे। और यहाँ ये इतना भयंकर युद्ध होता है अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के सेनापतियों का। जो सेकंड युद्ध होता है वह इतना भयंकर युद्ध होता है कि इसमें जब ये अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति और सेना जो आती है, देखो पूरी व्यवस्था करके आती है अपनी स्त्रियों के साथ में, स्त्रियों को भी साथ में लाते, खाने के वगैरह की व्यवस्था करनी होती है, तो सबको साथ में ला रहे थे। और जाते समय युद्ध फतेह कर लेते हैं ना ये, तो क्या करते हैं, आराम से जाते हैं। और ये युद्ध तो जीता हमीरदेव चौहान की सेना ने। तो उन जो खिलजियों की सेना थी उनको मोहम्मद शाह, ये हमीरदेव चौहान के जो सेनापति है तीचर, वेचर, रतिपाल, रणमल, जाजदेव और वीरम, हमीरदेव चौहान का भाई, इन्होंने उनको इस तरीके से मारा था खिलजियों की सेना को कि वो इस तरीके से भागे खिलजियों की सेना कि उनके वाइफ या स्त्री को यहीं छोड़ दिए थे। कौन? स्त्रियों को। अलाउद्दीन की सेना ने अपनी स्त्रियों को छोड़कर भागे थे इस युद्ध से। क्या कहा मैंने कि जब ये युद्ध हुआ तब अलाउद्दीन खिलजी की सेना अपनी स्त्रियों को यहीं छोड़कर भाग गए थे मौत के डर से। और ये बात किसने लिखी है? तो नयन चंद्र सूरी ने लिखी है। नयन चंद्र सूरी, पूछ ले आपको। देखो नयन चंद्र सूरी के अनुसार कि इस युद्ध में खिलजी की सेना अपनी स्त्रियों को यहीं छोड़कर भाग जाते हैं और फिर इन स्त्रियों को हमीरदेव चौहान इस स्त्रियों से गांव में मट्ठा बिकवाता है। क्या बिकवाता है? मट्ठा इन स्त्रियों से। किनकी स्त्री है? अलाउद्दीन खिलजी ने जो सेकंड युद्ध के लिए सेना भेजी थी उनकी स्त्री है। और इनकी स्त्रियों को ये गिरफ्त करता है हमीरदेव चौहान और उनसे गांव में मट्ठा बिकवाता है। मट्ठे का मतलब हुआ दही या रायता, आप एक तरह से कह सकते हो। ठीक है, मीठा होता है वो, मट्ठा बोलते हैं इसको। ठीक है, यह हुआ अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान का द्वितीय युद्ध। अब हम पढ़ते हैं तृतीय युद्ध। कौन सा? हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी का। यह इंपॉर्टेंट युद्ध है। यह जो तीसरा पढ़ा रहा हूं मैं, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 युद्ध पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं तीसरा युद्ध। देखो तृतीय युद्ध किनका? हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी का। अब अलाउद्दीन ने वापस सेना भेजी है, ये मानता नहीं है ऐसे। अलाउद्दीन ने वापस सेना भेजी, किनके नेतृत्व में? मैंने कहा था इसके 2 सेनापति फिक्स है। कौन कौन से? अब तो आपको भी याद हो गए होंगे। उलूग खां और नुसरत खां। उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी सेना भेजता है और
उलुग खां और नुसरत खां इस बार तैयारी के साथ आते हैं। इस कारण जो जाइन दुर्ग होता है, जाइन दुर्ग को जीत लेते हैं। कौन? अलाउद्दीन के सेनापति उलुग खां और नुसरत खां जाइन दुर्ग को जीत गए हैं। जाइन दुर्ग पर विजय हासिल कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी की सेनापति उलुग खां और नुसरत खां। अब ये सोचते हैं कि देखो जैसे तैसे जाइन दुर्ग पर जीत गए हैं, तो अब ये सोचते हैं कि ऐसे करते हैं, रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण ना कर हम संधि की वार्ता चलाते हैं। तो ये संधि की वार्ता लेकर अमीरदेव चौहान के पास जाते हैं और कहते हैं कि संधि की शर्तें रखते हैं उलुग खां और नुसरत खां। किन से? वो भी अमीरदेव चौहान से शर्तें रखते हैं कि आप 4 लाख मोहरे, 4 हाथी और जो हमारे गद्दार है मोहम्मद शाह, उनको आप दिल्ली भेज दोगे। और अमीरदेव चौहान शरणागत की रक्षा करना धर्म है, और ये जो किसी के आगे झुके बात बर्दाश्त ही नहीं होती है। तो ये उनको ठुकराते हुए शर्तों को बोलते हैं कि मैं तेरे सुल्तान को मेरी तलवार से उतने गांव जरूर दे सकता हूं जिसने उतनी मोहरों की मांग की है। क्या कहा? कितनी मोहरों की मांग की थी? 4 लाख की। तो ये कहते हैं कि मैं तेरे सुल्तान को मेरी तलवार से उतने गांव जरूर दे सकता हूं जितनी उसने मोहरों की मांग की है, मतलब 4 लाख गांव दूंगा मैं अलाउद्दीन खिलजी को। तो उलुग खां व नुसरत खां नाराज हो जाते हैं इस बात से और रणथंभौर दुर्ग की घेराबंदी करते हैं। अब घेराबंदी कर ली है, इस घेराबंदी में अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य सेनापति नुसरत खां मारा जाता है। कौन? जाइन दुर्ग तो जीत गए उलुग खां नुसरत खां, ये रणथंभौर दुर्ग है। रणथंभौर दुर्ग की घेराबंदी की। इस घेराबंदी में उलुग खां मारा गया। अब नुसरत खां मारा गया। इस घेराबंदी में, रणथंभौर की घेराबंदी में नुसरत खां मारा गया। उलुग खां ने फोन किया अलाउद्दीन को कि भाई नुसरत खां मारा गया है, मेरे अकेले से कंट्रोल नहीं होगा रणथंभौर दुर्ग, आपको आना ही होगा। अब आता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी का आगमन होता है पहली बार रणथंभौर में, और यह क्या करता है? चारों तरफ घेराबंदी शुरू करता है। देखो इनके कोई काम तो था नहीं कि अभी एग्जाम आने वाले हो न यार, पड़े रहते थे 6 महीने। देखो इनके तो हो गया, लेकिन अंदर खाने के तो भी प्रॉब्लम होगी। अगर 6 से 7 महीने अगर घेराबंदी रहती है तो खाने का इंतजाम भी करना वगैरह पड़ता है, तो समाप्त तो होगा धीरे धीरे। तो एक इसके साथ एक इतिहासकार भी आता है इस अलाउद्दीन खिलजी के साथ, जिसका नाम मिलता है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कहता है, कौन कहता है? अमीर खुसरो कहता है कि दुर्ग के अंदर सोने के एक दाने के बदले अनाज का एक दाना नसीब न था। प्रश्न आ जाए कि यह लाइन, पहले तो 2 आ सकता है प्रश्न, कि अनाज का नहीं, सोने के एक दाने के बदले अनाज का एक दाना नसीब न था। यह किस दुर्ग के लिए कहा गया? रणथंभौर दुर्ग के लिए। किसने कहा? अमीर खुसरो ने। क्या कहा था इस दुर्ग के लिए? कि इस दुर्ग में अनाज के, सोने के एक दाने के बदले अनाज का एक दाना नसीब न था। बड़ी देर तक, बड़े दिनों तक घेराबंदी चली, और इस घेराबंदी में अमीरदेव चौहान जीत जाते। लेकिन क्या हुआ? अमीरदेव चौहान के 2 सेनापति थे, रणमल, रतिपाल। रणमल और रतिपाल अलाउद्दीन खिलजी से मिल जाते हैं। कौन? रणमल और रतिपाल अलाउद्दीन खिलजी से मिल जाते हैं, और एक दुर्ग की, मतलब जैसे देखो दुर्ग है पूरा, चारों तरफ दुर्ग के अंदर भी अमीरदेव चौहान के सेना होती है। तो एक साइड के सैनिकों को हटा देते हैं, दूसरी तरफ लगा देते हैं। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी की सेना रस्सियों से कूदकर सीढ़ियों से अंदर आ जाती है, और फिर दुर्ग का पतन हो जाता है। अब इस दुर्ग में विजय कौन हुआ, किस तरीके से युद्ध हुआ, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। क्यों बताता हूँ मैं? देखो यहां से शुरू होता है राजस्थान में शाखाओं की प्रणाली। अब आप सोचोगे शाखा क्या होता है? देखो आपने सुना तो होगा नाम शाखा, लेकिन इतिहास के व्यक्ति के लिए तो ये आसान सी बात है कि शाखा क्या है। लेकिन कुछ देखो, कभी क्या होता है कि इतनी साधारण बात हो जाती है कि टीचर भी नहीं बताता है, और बच्चे को समझ में ही नहीं आता है कि शाखा क्या है। क्योंकि टीचर के लिए तो आसान है, लेकिन बच्चों के लिए, जो नए पढ़ रहे हैं, साइंस के स्टूडेंट है, कॉमर्स के हैं, जिस भी स्ट्रीम के स्टूडेंट है, उनको पता नहीं है। तो मैं बता देता हूं कि शाखा में दो प्रोसेस जब कंप्लीट होते हैं तब उसको कहते हैं शाखा। पहला जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं केसरिया। क्या बोलते हैं? केसरी। एक बार उसको भूल जाओ, तृतीय युद्ध को भूल जाओ, क्या परिणाम रहा मैं बाद में बता दूंगा। शाखा में 2 प्रोसेस कंप्लीट होते हैं, उसे कहते हैं शाखा। पहला केसरिया, दूसरा
जौहर। अब इनमें से केसरिया और जौहर क्या है? केसरिया का मतलब हुआ, देखो केसरिया किसका प्रतीक है? बलिदान का प्रतीक है। तो बलिदान कौन करेंगे? पुरुष करेंगे। जब युद्ध में लड़ने जाते हैं पुरुष, इसका मतलब केसरिया कौन करेंगे? पुरुष। जौहर, जौहर का मतलब होता है जलना या भले जल में डूबकर। जौहर लोगों में भावना है कि यार अगर जला है तो वही जौहर है, जरूरी नहीं है जलकर भी जौहर होता है और जल में डूबने से भी जौहर है। ठीक है, जल जौहर कहते हैं उसे। और जौहर कौन करेंगे? महिलाएं करती है। कौन करती है? महिलाएं। ठीक। केसरिया कौन करता है? पुरुष करते हैं। ये तो हो गया केसरिया और जौहर। इनमें हम पहले कौन होता है, बाद में कौन होता है? पहले होता है जौहर, पहले होता है जौहर, बाद में होता है केसरिया, बाद में होता है केसरिया। क्योंकि जब जौहर हो गया, इस जौहर कैसे होता है देखो, अगर अग्नि जौहर है तो उसमें आग लगाई जाती है, सारी स्त्रियां श्रृंगार करती है, सारे सोने वगैरह सब पहनती है, अंगूठी वगैरह सब श्रृंगार करती है, साथ अच्छे कपड़े पहनती है, और जितना भी दुर्ग के अंदर जो सोना चांदी पैसे गहने वगैरह जो भी है उस आग में डालती है तथा स्वयं भी आग में कूद जाती है। ठीक है, इसे तो ये कहते हैं जौहर। और इसी तरीके से जल में भी होता है और जल में कूद डूबने से मृत्यु हो जाती है, उसे कहते हैं जौहर। ठीक है। और अब देखो, जो अब कुछ लोग कहेंगे कि जौहर और सती एक है। जौहर होना और सती होना अलग अलग है। जौहर तो होता है पति के जीवित होते समय। देखो पति जीवित है, मैंने क्या कहा पहले होगा तो ऑब्वियसली पति जीवित है। जौहर को तो एक स्वाभिमान का रूप माना जाता है जौहर को, कि अपने मतलब अपनी रक्षा के लिए हमने बलिदान किया। तो जौहर पति की जीवित समय के अनुसार होता है। पति जब जीवित होता है तब जौहर होता है, और जो सती होती है वह पति के मृत्यु के बाद होती है, और सती एक कुप्रथा है, जबकि जौहर स्वाभिमान का प्रतीक है। ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि जौहर सिर्फ महिलाएं करे, कि सर अभी तो आपने कहा था कि जौहर महिलाएं करती है, लेकिन एक बार हुआ था, जोधपुर का राजा है एक मोटा राजा उदय सिंह, जब मैं मेवाड़ का इतिहास पढ़ाऊंगा तब मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा, अब तो छोटी मोटी बातें बता देता हूं कि जोधपुर का एक राजा है मोटा राजा उदय सिंह, उसके समय ब्राह्मणों ने व चारणों ने अहुआ के अंदर कूद कर जौहर किया था। कहां पर? अहुआ, अहुआ के अंदर कूद कर जौहर किया था। पुरुषों के जौहर को जम्मत कहते हैं। क्या? पुरुषों के जौहर को जम्मत कहते हैं। साधारणतः पुरुष केसरिया करते हैं तथा महिलाएं जौहर करती है, लेकिन एक बार मोटा राजा उदय सिंह के समय ब्राह्मणों ने व चारणों ने अहुआ के अंदर कूदकर अपनी जान दे दी थी, उसे जौहर कहते हैं, तथा पुरुषों के जौहर को जम्मत कहते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखो मैं पढ़ा रहा था अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान का तृतीय युद्ध। अब मैंने कहां तक पढ़ाया था? अलाउद्दीन खिलजी की सेना दुर्ग के अंदर प्रवेश कर गई। अब महिलाओं ने किया जौहर। अब जौहर किसके नेतृत्व में हुआ? ऑब्वियसली हमीरदेव चौहान की पत्नी रंग देवी, पत्नी का नाम था रंग देवी तथा पुत्री का नाम था पदमला। हमीरदेव चौहान की पुत्री का नाम था पदमला। जौहर हुआ हमीरदेव चौहान की पत्नी रंग देवी तथा पुत्री पदमला के नेतृत्व में, तथा केसरिया हुआ हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में। केसरिया का मतलब लड़ने गए सभी राजा, सभी मतलब सैनिक, सेनापति, राजा वगैरह, तो बड़ी वीरता से लड़े हमीरदेव चौहान, लेकिन अंत में वीर गति को प्राप्त हो गए। और ये तो हुआ था साका। और एक मैंने आपको कहा था कि ये ग्रंथ है हमीर महाकाव्य, कहाँ है ये रहा। हमीर महाकाव्य के अनुसार देखें कि हमीरदेव चौहान की मृत्यु कैसे हुई। तो हमीरदेव चौहान की मृत्यु हुई थी, इसमें लिखा हुआ है कि हमीरदेव चौहान ने अपना गला काटकर शिव जी को दे दिया था, या शिव जी को अर्पित कर दिया था। किसमें कही गई है ये बात? हमीर महाकाव्य में। क्या कही गई है हमीरदेव चौहान के बारे में? कि हमीरदेव चौहान ने अपना गला काटकर शिव जी को अर्पित कर दिया था। ठीक है। और जब ये दुर्ग विजय हुआ हमीरदेव चौहान नहीं, अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के तृतीय युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो इसके साथ एक इतिहासकार होता है, मैंने आपको बताया है, अमीर खुसरो। कौन होता है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक लाइन कहता है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है, कि आज कुफ्र का गढ़
आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर बन गया। इस्लाम का घर बन गया। क्या कहा मैंने? दुर्ग विजय के बाद अमीर खुसरो कहता है कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर बन गया। कुफ्र का मतलब होता है धर्म विरोधी, कि धर्म विरोधी का घर आज इस्लाम का घर बन गया। मतलब हुआ मुसलमानों के लिए तो हम धर्म विरोधी है, अलाउद्दीन खिलजी के लिए तो हमीरदेव चौहान धर्म विरोधी है। तो कुफ्र का गढ़ आज इस्लाम का घर बन गया किस दुर्ग के लिए कहा गया है? तो रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा गया है। किसने कहा था? अमीर खुसरो ने। और इसी तरह का एक सेंटेंस और मिलता है कि राजा जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने, किसने? औरंगजेब। राजा जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। क्या कहा था? आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। किसने कहा था? औरंगजेब ने। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद कहा था औरंगजेब ने कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। और अमीर खुसरो ने कहा था रणथंभौर दुर्ग विजय के बाद कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ठीक। और हमीरदेव चौहान ने एक छतरी बनवाई थी जो 32 खंभों की थी। हमीरदेव चौहान ने 32 खंभों की छतरी बनाई थी। 32 खंभों की छतरी। यह इसकी पिता की याद में, इसके पिता का नाम था जैत्र सिंह। पिता जैत्र सिंह की याद में, पिता जैत्र सिंह के 32 वर्ष शासन की याद में, किसने? हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जैत्र सिंह के 32 वर्ष शासन की याद में 32 खंभों की छतरी बनाई थी हमीरदेव चौहान ने रणथंभौर दुर्ग में। और मान्यता है कि ये हमीरदेव चौहान इसी छतरी पर बैठकर लोगों का न्याय करते थे। कौन? हमीरदेव चौहान। ठीक है। अब देखो कि इनकी जो बातें मिलती है इतनी, ये किन ग्रंथों से इनका पता चलता है हमीरदेव चौहान का। ठीक है। तो हमीरदेव चौहान के का पता लगाने के लिए 3 ग्रंथ है। एक है हमीरहट, दूसरा हमीर महाकाव्य, एक है हमीर रासो। हमीरहट किसने लिखा? चंद्रशेखर। किसने लिखा? चंद्रशेखर। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी। हमीर रासो किसने लिखा? सारंगधर। सारंगधर। तथा इसका नाम जोधराज भी है। क्या नाम? जोधराज। याद करना पड़ेगा आपको बच्चों कि हमीरहट किसने लिखा? चंद्रशेखर। हमीर महाकाव्य किसने लिखा? नयन चंद्र सूरी। हमीर रासो किसने लिखा? सारंगधर। याद तो आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। और रट्टा कैसे लगाना है मैं छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। हट का मतलब होता है जिद, और जिद की थी चंद्रशेखर ने कि मैं जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊँगा और मरते दम तक नहीं आए वो। तो आप एक याद रख सकते हो कि हट की थी चंद्रशेखर ने, और हमीर हट का जो लेखक है वह है चंद्रशेखर। हमीर महाकाव्य, महा का मतलब होता है बड़ा, और बड़े क्या है? चंद्र और सूर्य है। तो नयन चंद्र और सूर्य, इससे आपको याद हो जाएगा कि हमीर महाकाव्य किसने लिखा? नयन चंद्र सूरी। हमीर रासो, स से सारंगधर। हमीर रासो, स से सारंगधर या जोधराज, जो बचा है वह जोधराज, हमीर रासो का लेखक। ठीक। ये हमने रणथंभौर के चौहानों को पूर्ण कर दिया है। ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, तथा हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।